है और प्रस्तावित 4 है। स्थापित कितनी है? प्रस्तावित, मध्य। तो याद है पूरा टेबल? एक बार देखो फटाक से, फिर बोलेंगे एक बार फटाफट। एक झलक दिखा रहा हूँ, ये सब डाटा पूछूंगा अभी लाइन से, ठीक है? जितने कल थे वो सब के सब बोलेंगे, जितने लोग कल में थे। एक बार देख लो, 80, 40, 82, 52, 29, 21, 13, 8, 38, 75, 8, 38, 24, 70, 30, 806, 4, 0, 340, 1, 1, 99 हो गया ना? 21 लाख, 16 लाख, 37, 35, जांजगीर नारायण दंतेवाड़ा, 84, 94, 244, 292। क्लियर कितनी बातें? एक बार सिंचाई वाले में बेमेतरा सबसे आगे है, 5 लाख में 1 लाख अकेले सिंचित करता है। भूगिरवाड़ 40,000 में से 41,000, 3.2%, 3.17%, 11,000 हो गया इतना। सुरक्षित वाले में 122, आंशिक वाले में 22 और भैया आपके संकटपूर्ण में 2। ये तो सब डाटा कल याद करा दी थी, यहीं तक याद किए थे ना हम लोग, इसके बाद से पढ़ना है। चलिए, कुल यहाँ तक हम याद करवाए थे, पूछना चालू करते हैं। सब सब आंख बंद कर लीजिए अपना अपना, जिन लोग कल आए थे उन लोग, और बाकी लोग देख करके याद करेंगे। जितने लोग कल आए थे आंख बंद कर लीजिए, जहां भूलेंगे उस जगह को ध्यान रखेंगे और उस जगह पे फिर आंख खोल करके देखेंगे। तो जितने लोग कल आए थे उनसे क्वेश्चन है, जो आज नहीं, कौन कौन कल नहीं आया था हाथ उठाएंगे एक बार। और फिर यूट्यूब में क्यों नहीं देखे वीडियो? जब डला था तो वीडियो यूट्यूब में तो डल रहा है ना, तो फिर अरे छोटे बच्चे थोड़ी हो कि हर दिन भैया कटोरी में लेके चम्मच डाल के मुंह में डालेंगे खाना, आपको करना पड़ेगा ना कंप्लीट। चलिए बोलना चालू करेंगे। बताइए, प्रदेश की लगभग कितने % जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? 80%। जो कल नहीं आए थे वो ध्यान में डालते जाने का डाटा। प्रदेश के कितने लाख कृषक परिवार, टोटल कितने लाख कृषक परिवार हैं प्रदेश में? 40 लाख। उसमें से कितने प्रतिशत लघु और सीमांत कृषक हैं? 82%। जलाशय नहरों से कितने % क्षेत्र सिंचित है? नलकूप से? ठीक है। कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 की स्थिति तक कितनी है? 21 लाख, है ना? जब राज्य स्थापित हुआ तब कितनी थी? कितने की वृद्धि हुई थी? 8 लाख की। तो अभी वर्तमान में सृजित सिंचाई क्षमता कितने लाख है? 21 लाख हेक्टेयर। राज्य स्थापना के समय 13 लाख हेक्टेयर। वृद्धि कितनी हुई थी? 8 लाख की हुई थी। कितने % है तो? हाँ, कितने प्रतिशत है? वेरी गुड। अब परियोजना वाले चलते हैं। परियोजना का पहले कैटेगरी बताइएगा। सबसे पहले वृहद परियोजना, फिर मध्यम, फिर लघु, फिर नलकूप, फिर स्टॉप डैम या एनीकट, है ना? तो वृहद परियोजना में स्थापित कितने हैं? 8। आपके मध्यम में 8, 38। आपके लघु में वेरी गुड, नलकूप में 30 और एनीकट स्टॉप डैम में, एक बार पूरा सीक्वेंस दोहराएंगे, 8, 38, 24, 77। हाँ, 8, 38, 24, 77, 30, 806। क्या बोलेंगे? प्रस्तावित वाले पे जब हम जाएंगे तो प्रस्तावित वाले में बताएंगे निर्माणाधीन कितने हैं वृहद में से? 4। मध्यम वाले में 0। वेरी गुड। लघु वाले में 340। याद कीजिए 24 से 77 के 24 से 34 बनाए थे। हाँ, वो ट्रेसिंग याद रखना है। 24 से 34 में लास्ट 0, 340। और आपका भी हो गया नलकूप वाले में 1 और एनीकट स्टॉप डैम में। वेरी गुड। चलो अब जो जो जहां बोल उसको ध्यान रखना, बाकी को आंख खोल के देख लेंगे। अब चलते हैं योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल 30 जून 2022 की स्थिति देखना चालू करेंगे। तो बताइए कुल सिंचित क्षेत्रफल कितने लाख हेक्टेयर है? 21 लाख। और नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 16 लाख। कुल वाला कितना प्रतिशत? 37%। नीरा शुद्ध वाला 35%। सर्वाधिक सिंचित जिला कुल में जांजगीर चांपा। आपके प्रतिशत में सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा। और नीरा शुद्ध वाले में सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा। क्षेत्रफल में प्रतिशत में भी जांजगीर चांपा। प्रतिशत में कुल वाले में कितना प्रतिशत था? 84%। कितना %? और नीरा शुद्ध वाले में जांजगीर चांपा का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल था सिंचित वाले में? 244, 292। क्या था? हाँ। और न्यूनतम सिंचित जिला में कौन सा जिला है? और दूसरा नंबर पे
क्षेत्रफल में सबसे कम सिंचित, प्रतिशत में कितने प्रतिशत, हाँ 0%। और नारायणपुर कितने हेक्टेयर, तो 181। अब भैया नीरा या शुद्ध वाले में कुल सिंचित सबसे न्यूनतम सिंचित जिला कौन है, तो नारायणपुर, और प्रतिशत में दंतेवाड़ा। चलो अब चलते हैं उस पे। क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो, टोटल कितने हैं वैसे क्षेत्रफल, 5 लाख। कितना लाख, 5 लाख। उसमें भैया सबसे नंबर 1 पे कहाँ पे है, बेमेतरा, कितने लाख, 1 लाख। और न्यूनतम वाला छोड़ देते हैं, आते हैं उस पे। भूगर्भीय जल हमारे पास कितने हजार है, 48,000। कितने हजार, उसमें से हम उपयोग में कितना लाते हैं, 41,000। कितना हजार, हाँ तो 48,000 में से कितना लाते हैं, 41,000। भारतीय स्तर पे कितना परसेंट है ये भारत का, 3.2%। चलो वेरी गुड। और केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भूगर्भ जल की मात्रा छत्तीसगढ़ में कितनी है, भूगर्भीय जल, ये भू सतही था ऊपर वाला, ये भूगर्भ के अंदर कितने हजार है, 11,000। वेरी गुड। उपयोग में लाया जा रहा है इस 11,000 का कितना परसेंट, तो 44%। कितना, 44%। देश के कितना परसेंट है भूगर्भ में, तो 3.17%। वेरी गुड। और छत्तीसगढ़ राज्य के भूजल क्षमता कितने बिलियन है, तो 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितना, 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। वेरी गुड। अब बताएंगे भूजल की दृष्टि से विकासखंड की स्थिति। सुरक्षित श्रेणी में कितने विकासखंड आते हैं, 122। आंशिक संकटपूर्ण में, और भैया संकटपूर्ण श्रेणी में। वेरी गुड। चलो आंख खोल लो। तो जो पता चल गया हम कहाँ कहाँ भूल रहे हैं आप लोग, है ना, ये डाटा को भूल रहे हैं आप लोग, ये वाले हिस्से को थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेना। इस वाले को थोड़ा सा भूल रहे हो, इसको थोड़ा डाटा देख लेना। 5 लाख 1 लाख नॉर्मल ही है, और इसका ये भूल रहे हो मेन, ठीक। बाकी सब ऊपर याद है, तो उसको देख लेना, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज चालू करते हैं भैया इसके नीचे के हिस्से से। सिंचाई स्रोत अनुसार चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सिंचाई स्रोत के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र, कल शुद्ध सिंचित क्षेत्र क्या होता है, कुल सिंचित क्षेत्र क्या होता है कल बता चुके थे, है ना, दोनों मंत्र बता दिए थे। और शुद्ध सिंचित क्षेत्र के लिए और क्या शब्द प्रयोग करता है, नीरा। क्या बोलता है, नीरा। इसलिए नीरा या शुद्ध एक साथ बोलना, क्या बोलेंगे, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, ठीक। आइए तो देखेंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले भाई कौन दिख रहा है आपको, तो नहरें, फिर कौन दिख रहा है, नलकूप, फिर तो याद कीजिए कल मैं आपको बताया था नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। याद कीजिए कल आप सीक्वेंस, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या था सीक्वेंस, बोलिए, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या था, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। उसी सीक्वेंस में देख लीजिए ये कितना है, तो 899, लगभग 8 लाख से 9 लाख याद रखना है ना। तो 9 लाख कितना है, ये 9 लाख। ये कितना है, 6 लाख। ये कितना है, ये कितना है, हाँ तो कैसे याद रखोगे, 9 लाख, 6 लाख, 24,000, 11,000। क्या याद रखोगे, तो भैया नहर कितने लाख, तो बोल रहे सिंचित क्षेत्र कि उससे कितने हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होते हैं, तो इससे कितने नहरों से कितने हेक्टेयर सिंचित होगा, तो 9 लाख के आसपास। कितने लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास, ठीक है। 899 242 है। तो बोलेंगे भाई नहरों से कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है, तो 9 लाख। कितना, 9 लाख। नहर आपके नलकूप से 6 लाख, तालाब से 24,000, कुएं से 11,000। क्लियर हो गई बातें। तो पूरा सीक्वेंस बोलो, इसका फिर इसका। पहला बोलो, इधर वाला सीक्वेंस बोलेंगे। पहला क्या है, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या है, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। फिर से बोलो, क्या है, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। इसको घटते से बढ़ते क्रम में जमाने देता है। बोलते हैं कि स्रोत के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल को आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, तो घटते क्रम ऐसे जम जाएगा, है ना। और बढ़िया इस तरह घटते क्रम में सबसे ज्यादा, ये फिर बढ़ते क्रम में ऐसे जम जाएगा। तो जमा लोगे चीज, तो इसलिए सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्या सीक्वेंस, तो नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। और 5,000 साल तक आप छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे तब यही सीक्वेंस रहेगा। इसलिए सीक्वेंस आज याद कर लिए, तो भाई 10 साल बाद भी एग्जाम बैठोगे तो ये सीक्वेंस रहेगा। क्लियर होगी बातें। तो क्या भैया बोलेंगे, तो नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। लाख में लाख वाला संख्या बदलेगा बस, उधर संख्या कितनी है, तो 9 लाख, 6 लाख, 24,000, 11,000। कितना कितना, 9 लाख, 6 लाख, 24,000, 11,000। कितना कितना, 9 लाख, 6 लाख, 24,000, 11,000। क्लियर हो गई इतनी बातें। आइए योग भैया देखते हैं, जब टोटल जोड़ते हैं हम लोग, तो टोटल कितना हमारा सिंचित हो रहा है, तो 16 लाख। कितना, 16। क्योंकि याद ये टोटल कितना था, 21 लाख। शुद्ध कितना था, 16 लाख। याद आया ना। तो यह उसी का बात कर रहे हैं कि हमारी टोटल क्षमता कितनी थी, 21 लाख, और हम सिंचित कितना कर रहे थे, 16 लाख। तो ये नीरा या शुद्ध वाला ही था, है ना। तो इस 16 में किसका कितना कितना प्रतिशत है वो देख रहे थे हम लोग। ठीक हो गई बातें।
चलिए किसको क्या करूं, बोलो, चलो बोलो। पहला क्या है? नहर, दूसरा नलकूप, तीसरा तालाब, चौथा कुआं। एक बार गाने के जैसे बोलो, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या बोलोगे? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। 9 लाख, 6 लाख, 24,000, 11,000। बोलो। हाँ, 9 लाख को याद रखना कि 899 करके कुछ था, है ना, तो ये ध्यान रखना कि 9 लाख खोजोगे, 9 नहीं दिखा तो 8 को मार के आना है। चलिए, और जो इसका एक भी दिन मिस हुआ, काम खत्म। ठीक। आगामी वर्षों में राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% अर्थात लगभग 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ये लाइन जो दी है इसमें 3 डाटा दिया है, तीनों लाइन को एग्जैक्टली ऐसे ही पूछता है। क्या बोल रहा है कि आने वाले वर्षों में, जो बजट में बोलेगा, घोषणा करेगा, राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75%, कितना प्रतिशत? यह तो याद रखिए, कितना प्रतिशत? 75%। तो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत? तो कुल बोए गए क्षेत्र जिसमें हम लोग फसल बो रहे हैं, खाली पड़ा हुआ जमीन नहीं, कौन सा? जिसमें फसल बोया गया है उस जमीन का बात कर। क्लियर हो गई बातें? तो कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत? 75%। 75% कितना है? 43 लाख हेक्टेयर में से, 43 हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर, 75% है 32 लाख हेक्टेयर। टोटल कितना है हमारे पास? कितना है? 43 लाख। उसमें से बोना कितना है? 32 लाख। टोटल कितना है? 100%। बोना कितना है? 75%। याद रहेगा, 100%, 75%, 43 लाख, 32 लाख। याद हो गई बातें? तो वही बात ध्यान रखिएगा, उसमें से सतही जल से सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम 43 लाख हेक्टेयर जमीन में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए हम सतही जल से हम सिंचाई की क्षमता विकसित कर लेंगे। तो इसको एग्जैक्टली इतना ही पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितना बोया गया क्षेत्र है? तो 43 लाख। कितना लाख? 43 लाख। उसमें से कितने लाख जमीन पर सतही जल से सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है? 32 लाख। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? टोटल कितना है? 43 लाख। बोए गए क्षेत्र टोटल कितना है? 43 लाख हेक्टेयर। कितना है टोटल? 43 लाख हेक्टेयर। बोना कितने पे है? 32 लाख हेक्टेयर पे। कितना परसेंट हो गया वो उसका? 75% हो गया। क्लियर कितनी बातें? ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे नदी परियोजनाएं अब। ठीक है, चलो। तो जो भी नहीं आए थे भाई, उन सबके साथ क्या हो गया? मोए 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 हो गए उन लोगों के साथ। चलो भैया चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नदी परियोजना में जो आप केवल शब्द सुन रहे थे अब, है ना, कहा होगी? तो भैया नदी परियोजनाओं में अब जो वृहद शब्द सुनते, वृहद परियोजना कितनी थी टोटल? 8। प्रस्तावित कितनी थी? 4। अब वृहद परियोजना में कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं, ये जानकारी हम लेने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कि वृहद परियोजना में शामिल है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए, है ना। आइए, तो भाई वृहद सिंचाई परियोजना हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? महानदी परियोजना समूह। क्या दिख रहा है? अब महानदी परियोजना समूह में परियोजना समूह लिख दिया, मतलब महानदी बस नहीं होगा, उससे जुड़े बहुत सारे नाम होंगे, जिस सबको मिलाकर एक साथ क्या बोल रहा है? महानदी परियोजना समूह। क्लियर हो गई बातें? तो महानदी से जुड़े हुए जितने भी अन्य डैम का ग्रुप है, सबको मिला के एक ग्रुप बना दिया। क्लियर हो गई इतनी बातें? ध्यान रखिएगा। तो महानदी परियोजना समूह किस कैटेगरी में आता है? वृहद सिंचाई परियोजना। किसमें आता है? वृहद सिंचाई परियोजना में। दूसरा कौन आ रहा है? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा। कौन आ रहा है दूसरा? हाँ, ध्यान रखना। तो वृहद सिंचाई परियोजना में कौन आ रहा है? पहला महानदी परियोजना समूह। कौन आ रहा है? पहला महानदी परियोजना समूह। कौन आ रहा है? महानदी परियोजना समूह। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? मिनी माता हसदेव बांगो कोरबा। कौन आ रहा है? मिनी माता हसदेव बांगो कोरबा। अब इसके अंदर पढ़ेंगे ना भी कि भाई महानदी वाले में कौन कौन आता है, सब इसको देखना है। ठीक है, हो गई बातें? चलिए, फिर अगला कौन आ रहा है आपका? तांदुला परियोजना। अगला कौन आ रहा है? तांदुला परियोजना बालोद। कौन आ रहा है अगला? तांदुला परियोजना बालोद। बताओ तीन ठो कौन कौन सा नाम हो गया? पहला हो गया, हाँ, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया बोध घाट परियोजना। कहाँ हो गया? बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा में जो की है। क्लियर हो गई बातें? फिर कौन हो गया? सोंडूर परियोजना। कौन हो गया? सोंडूर परियोजना। एक बार पूरे नाम को रिकॉल करो एक बार। अन्य वृहद परियोजनाएं जो यहाँ पर है वो अन्य वृहद देखेंगे एक साथ, मगर पहले इनको मेजर को देखिए। मेजर बोलिए, पहला कौन हो रहा था? दूसरा कौन हो रहा था? कोरबा। तीसरा कौन हो रहा था? तांदुला परियोजना बालोद। चौथा कौन हो रहा था? बोध घाट परियोजना, बोध घाट परियोजना। अगला कौन हो रहा है? सोंडूर परियोजना। तो बोलो पहला कौन?
महानदी। दूसरा कौन? मिनी माता। तीसरा कौन? तांदुला। चौथा कौन? सोंढूर। बोध घाट बीच में आएगा हालांकि, फिर उसके बाद बोध घाट। तो कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए मेजर में, ठीक है। पहला कौन? महानदी। दूसरा कौन? मिनी माता। तीसरा कौन? तांदुला। चौथा कौन? बोध घाट या सोंढूर। और लास्ट कौन गया? बोध घाट या सोंढूर, जो भी बोल लो। क्लियर हो इतना बात? चलो, उसके अलावा अन्य वृहद परियोजना का नाम देख लीजिए। आपको नाम से ही पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृहद परियोजना समूह नहीं है। तो सारे नाम पता है तो वृहद है, इसमें से जो भी नया नाम होगा वो नहीं होगा इस कैटेगरी में, इसलिए पहले तो ये नाम ही पता होना चाहिए आपको। तो अन्य वृहद परियोजना में देख लीजिए कौन है। पहला नाम क्या दिख रहा है आपको? खारंग परियोजना। फिर कौन दिख रहा है? मनियारी परियोजना। फिर कौन दिख रहा है? सिकासार परियोजना। फिर कौन दिख रहा है? जोक व्यापर्तन। फिर कौन दिख रहा है? कोडार परियोजना। तो बोलो क्या क्या है? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है कोडार। क्या बोलेंगे? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है कोडार। क्या? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है कोडार। क्या बोलोगे? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है कोडार। क्या बोलोगे? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है कोडार। क्लियर हो गई बात? एक बार गाना गा के सुनाओ। हाँ, फिर से बोलो। और इससे पहले ऊपर का नाम बोलो, फिर इसको बोलना। पहले ऊपर नाम बोलो। पहला कौन? दूसरा? तीसरा कौन? चौथा कौन? पांचवा कौन? ठीक है, हो गया। इधर बोल, इधर क्या गाना था? हाँ, वो है लगाना बहुत जरूरी है, गाना बिगड़ जाता है। हाँ बोलो, फिर क्या बोलोगे? हाँ बोलो, फिर से बोलो। क्लियर हो गई बातें? तो इतनी परियोजना किस में आ रही हैं? वृहद सिंचाई परियोजना। किस में आ रही हैं? वृहद सिंचाई परियोजनाओं में। चलो भैया, इसका देखेंगे निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजना, जो निर्माण के अधीन है। 4 प्रस्तावित है, 4 निर्माणाधीन है, पढ़े थे, देख लो नाम वो। तो भाई निर्माणाधीन में वृहद सिंचाई परियोजना कौन कौन सी है? तो पहला बोले, पहला कौन है? दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़। कौन है पहला? दूसरा कौन है? सोंढूर परियोजना धमतरी। कौन दूसरा? तीसरा कौन है? अरपा भैंसाझार व्यापर्तन। कौन है तीसरा? अरपा भैंसाझार व्यापर्तन। चौथा कौन है? राजीव समोदा निजदा रायपुर। कौन है अगला? राजीव समोदा निजदा व्यापर्तन रायपुर। तो चलो प्रस्तावित वाला देखो, पहला कौन है? दिलीप सिंह जुदेव। दूसरा कौन है? सोंढूर। तीसरा कौन? अरपा भैंसाझार। चौथा कौन? हाँ, पहले बोलो दिलीप, सोंढूर, अरपा, राजीव। क्या बोलोगे? दिलीप, सोंढूर, अरपा, राजीव। कौन कौन है? दिलीप, सोंढूर, अरपा, राजीव। कौन कौन है? दिलीप, सोंढूर, अरपा, राजीव। इसमें अरपा से कंफ्यूजिंग इसलिए अरपा भैंसाझार ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गई बातें? तो अब बोलना दिलीप, सोंढूर, भैंसाझार, राजीव। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दिलीप, सोंढूर, भैंसाझार, राजीव। दिलीप, सोंढूर, भैंसाझार, राजीव। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, तो अब चालू करते हैं पढ़ना शुरू से। देखिए, नई नदी परियोजनाओं में हम वृहद सिंचाई परियोजनाओं को देखना चालू करते हैं। यह प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। कौन है प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना? कौन है? तो महानदी परियोजना। कौन है? महानदी परियोजना समूह। तो राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? कौन है? हाँ, तो वृहद परियोजना तो सब है, मगर वृहद में सबसे वृहद कौन है? महानदी परियोजना समूह, क्योंकि इसमें सब बहुत सारे को मिला दिया गया है, ठीक है। चलो, इसकी कुल जब ये बन गया है तो इसके कुल सिंचाई क्षमता कितनी बनी? इसके पानी से डैम बना के नहर निकल के लगभग कितने क्षेत्रफल को सिंचित किया जा रहा है? तो कितने क्षेत्रफल को? 2.74 लाख हेक्टेयर। क्या? हाँ, तो इसको 2.7 लाख हेक्टेयर। क्या बोलोगे? तो महानदी परियोजना समूह से कितना क्षेत्र सिंचित है? 2.7 लाख हेक्टेयर। बोले इसको महान टाइप से बोलना। कैसे बोलोगे? 2.7 लाख हेक्टेयर। बोलो एक बार। तो सबसे बड़ी परियोजना कौन है? महानदी परियोजना। उससे कितना क्षेत्र सिंचित होता है? 2.7 लाख हेक्टेयर। क्लियर हो कितना इस बात? चलो आगे बढ़ो। इस विश्व बैंक की सहायता से, तो किसकी सहायता से बना है? पूछता है ये, किसकी सहायता से बना है? हाँ, कब बना है? तो 1980-81 में। कब? महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। तो उसको एग्जैक्टली ऐसे पूछता है कि बताइए महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कब की गई? कब की गई? कब की गई? किसकी सहायता से? यस, जिसके अंतर्गत सिकासार सोंढूर बांध का निर्माण किया गया। और इसके
महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत किनका निर्माण हुआ? तो सीकासार सोंढूर बांध। किसका? सीकासार सोंढूर बांध। किसका? सीकासार सोंढूर बांध। क्लियर हो गई बातें? तो महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई? कब की गई? और उस कॉम्प्लेक्स में किसको सम्मिलित किया गया? किसको सम्मिलित किया गया? यस, ऐसी सब याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। रुद्री पिकअप वियर, मरुमसिल्ली जलाशय, दुधवा जलाशय, रविशंकर जलाशय। क्लियर हो गई बातें? 4 नाम देख लिए। अब वन में सबको पढ़ते हैं। रुद्री पिकअप वियर कहां पर है? रुद्री पिकअप वियर, रुद्री पिकअप वियर कब स्थापना हुआ इसका? 12 से 15। क्या बोलोगे? 19 तो सबको पता रहेगा। क्या बोलोगे? 12 से 15। कब स्थापना हुआ? 12 से 15। क्या बोलोगे? 12 से 15 याद रखना। तो रुद्री पिकअप वियर कहां पर है? धमतरी में। कहां था? कब स्थापना हुआ? 12 से 15 में। कौन सी नदी पर है ये? महानदी पर है। प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। प्रदेश की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना अर्थात जल से बिजली पैदा करने वाला, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने वाला सबसे पहला परियोजना कौन है? तो रुद्री पिकअप वियर। क्लियर हो गई बातें? पहला क्योंकि देखिए सबसे पुराना वर्ष दिख रहा है ना, हाँ इसलिए सबसे पहले बना, इसलिए पुराना हो गया। तो इसलिए प्रदेश का सबसे पहला, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना कौन है? तो कौन है सबसे प्राचीन जल विद्युत परियोजना? हाँ, और कितना बिजली पैदा होता था? तो 0.2 मेगावाट। कितना? कितना मेगावाट? हाँ, तो भाई जब भी डैम बना दिए, पानी भर गया, गेट खोले, पानी गिरा है, पानी गिरा के उसको टरबाइन के ब्लेड पे गिरा है, टरबाइन ब्लेड घुमा, टरबाइन के ब्लेड से शाफ्ट कनेक्ट, शाफ्ट घुमा और बिजली पैदा हो गया। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखना। तो भैया कब सन हो गया? प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना 0.2 मेगावाट सन 1990 में स्थापित। कब स्थापित हुआ? तो सब आपका 1990 में। कब स्थापित हो गया? तो 90 में। सन 1993 में रुद्री बैराज का निर्माण। तो रुद्री बैराज का निर्माण कब किया गया? कब निर्माण किया गया? हाँ, तो भाई इसमें बताइए बाद इसका निर्माण कब किया? इसका रुद्री पिकअप वियर का 12 से 15 में। उसमें बिजली वाला काम कब स्थापित हुआ? 90 में। भाई इसमें रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ? 93 में। 12 में रुद्री नहर का निर्माण हुआ था। तो जो डेट आप पढ़ रहे हो किसका डेट है? वो नहर का। किसका डेट है? वो नहर का। तो बताइए छत्तीसगढ़ सबसे पुराना नहर कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? हाँ, अगला है मरुमसिल्ली जलाशय। कहां पर ये भी? कहां पर ये? कब बना? तो याद रखना 1 2 2 3। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 1 2 2 3। क्लियर हो गई बातें? पहला कौन है? रुद्री पिकअप वियर। दूसरा कौन है? मरुमसिल्ली। दूसरा कौन है? मरुमसिल्ली। 1 2 2 3। 1 2 2 3। नहर बना था 12 में। ऊपर क्या बने हम लोग भैया? बोलो बोलो। विद्युत हुआ 1990 वाले में। और एक ठो और बैराज नहर कब हुआ? 93 में। तो 90 93 याद रखना। 90 में क्या हुआ? बिजली पैदा। 93 में क्या हुआ? बैराज। 12 में क्या हुआ? नहर। तो भाई सबसे पहले कौन हो गया? 12 में नहर, 90 में बिजली और बैराज 93। तो 12 90 93। बोलो किससे जुड़ा हुआ है तो ये डेट? हाँ, रुद्री पिकअप वियर। सेकंड कौन है? मरुमसिल्ली जलाशय। कौन है? कौन है? कब स्थापना हुआ? कहाँ स्थापना हुआ? हाँ, इस पे भी किस नदी पर है ये मरुमसिल्ली? किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो मरुमसिल्ली की सिल्ली से सिलियारी हो गया, सिली से सिलियारी। नामकरण इसका क्या कर दिया गया है? तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। तो मरुमसिल्ली जलाशय का व्यक्तिगत नाम क्या है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। क्या है? क्या है? हाँ, इतिहास में पढ़े ना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के बारे में। किसी को याद है कुछ? क्या विशेष किए थे बताइए इनका किसी योगदान? कोई आंदोलन बताइए। हाँ, और नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, सबका नाम एक तो बहुत बड़े आंदोलन से आता है। ये कहानी याद करा देता हूँ, शायद नाम आप लोग बता दो। जिसमें बस्तर से पैदल लेकर के जाने वाला कोई आंदोलन हो रहा था। नमक आंदोलन। हाँ, ऐसा कुछ सुने तो ऐसे बोल रहे लोग। चलो, इतिहास का हिस्सा है, इतिहास पढ़ना। इतिहास वगैरह सब देखो अल्टीमेटली पढ़ लोगे, सीख लो। इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट समझने का है कि कोई चीज नहीं। एक फैक्ट है, रटना पड़ा, इसको रटाया वो समझ जीतेगा।
तो ये बात ध्यान रखो, जहाँ समझने वाली चीज जो समझने का 5 मिनट 10 मिनट के एक क्लास का होता है, फिर उसका पूरा एग्जाम डिपेंडेंट है रटने भैया, तो रटना पड़ेगा है ना, कंफर्म सीधा साफ बात। अब समझ के पढ़िए, एक टेक्निक बना लीजिए रटने का, जैसा आपको रटना है वो रटाना होना चाहिए, मतलब रटाने से कंठस्थ होना चाहिए। डाटा भूला एग्जाम खत्म, क्योंकि ये सब एक साथ देगा, चारों का नाम चारों का सन सब खिचड़ी हो जाता है लास्ट में, इसलिए अगर इसको दिमाग में सेट डाउन नहीं किए हुए हैं तो सब खिचड़ी बन जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान रख के पढ़ना है। तो बोले भाई बताइए मरुमसिल्ली का व्यक्तिगत नाम क्या है? हाँ, तो इतिहास वगैरह पढ़े तो उसको वैसे ही पढ़ा करो, एक व्यक्ति को अच्छे से समझ लो पूरा उसके बारे में। एशिया का प्रथम साइफन बांध है, तो एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलो, मैं अकेले इतना जोर से बोल रहा हूँ, तुम लोग नहीं बोल पा रहे, जोर से बोलो कौन है? हाँ ऐसे, तो एशिया का सबसे पहला, सोचो आश्चर्य होना चाहिए, एशिया का सबसे पहला साइफन बांध हमारे छत्तीसगढ़ में था। तो एशिया का बताऊंगा, अभी उस पर भी आऊंगा, मुनिका कंट्रोल शक्तिमान, यस। तो एशिया का सबसे पहला साइफन बांध कहां पर है? हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा? धमतरी में। धमतरी में क्या नाम उसका? मरुमसिल्ली। उसका भी वर्तमान नाम क्या कर दिया? बाबूलाल छोटेलाल। ऐसे भैया पढ़ना पड़ेगा आपको, फील कीजिए उसको, महत्व उसके वैल्यू को, है ना। तो बोलो क्या है, बोलो क्या बोलोगे? एशिया का सबसे पहला साइफन बांध कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहा? धमतरी में। धमतरी में कहा? मरुमसिल्ली ने। कब बना था वो? 23 में बना था। क्लियर हो गई बात है? कौन सी नदी पर है? सिलियारी नदी पर है। क्लियर? उसका नाम क्या कर दिया गया है? हाँ। अब ये दूसरा एक और विशेष चीज रखना, मिट्टी से भरा तटबंध बांध है, तो मिट्टी निर्मित बांध के रूप में इसको पूछा जाता है। मिट्टी निर्मित बांध कौन है छत्तीसगढ़ का? कौन है? तो छत्तीसगढ़ का मिट्टी निर्मित बांध कौन है? कौन है? हाँ, तो मुरुमसिल्ली जैसा याद रखना, उसको बाबूलाल छोटेलाल भी है ना, मुरुमसिल्ली के साथ बाबू छोटेलाल याद नहीं रहा, नाम वही दे देगा, बाबू छोटेलाल भूल जाओगे। इसे दोनों नाम एक साथ बोलना, क्या बोलोगे? मुरुमसिल्ली बाबू छोटेलाल। क्या बोलोगे? तो भैया एशिया का प्रथम साइफन बांध, मिट्टी से भरा तटबंध बांध, मिट्टी से भरा तटबंध बोले चाहे मिट्टी से निर्मित बोल दे बांध, तो मुरुमसिल्ली। तो याद रखना, म से मिट्टी, म से मुरुमसिल्ली, ऐसे याद रखना। क्या याद रखोगे? म से मिट्टी, म से मुरुमसिल्ली। अब आते हैं साइफन बांध शब्द का मतलब क्या है। तो साइफन बांध, हाँ, दोनों में ये अंतर है कि भरा हुआ तटबंध बांध है, तो इसको जो तटों को है ना, उसको बांधने के लिए केवल मिट्टी भरे हैं और उसको पूरा मिट्टी से बनाए हैं। तो मिट्टी से भरा तटबंध बांध है और मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक। जिसमें मिट्टी भरे हैं, जोड़ाई के लिए पत्थर डाले, जोड़ाई के लिए क्या भर दिए? मिट्टी भर दिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, साइफन बांध पे आते हैं। साइफन बांध कौन जानता है क्या होता है? तो देखो एशिया का प्रथम साइफन बांध क्यों हो गया? ये साइफन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। साइफन जो कि टेक्नोलॉजी है, ये प्रेशर पे काम करता है। प्रेशर में समझ रहे हो कि देखो जैसे ही आपको भाई पानी नदी में जब जल ज्यादा हुआ तो उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, है ना। पानी ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा, तो उसका प्रेशर ज्यादा। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, नदी का प्रेशर बढ़ा, ऑटोमेटिक भैया गेट खोल के उस पानी को बाहर कर देगा, मगर एक लिमिट में। मान लो कि मेरे डैम में भरा हुआ है 500 लीटर पानी, क्लियर। और जैसे ही 500 ज्यादा होगा तो 500 ज्यादा जितना होगा ऑटोमेटिक गेट खुलेगा, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। तो जैसे भाई इधर से बाढ़ आया, समझ लीजिए, तो बाढ़ आया, आगे 2000 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ गया, तो 2000 लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, ऑटोमेटिक 2000 पानी के प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसके प्रेशर से ऑटोमेटिक गेट खुलेगा और ऑटोमेटिक 2000 लीटर पानी आगे निकल जाएगा और फिर गेट बंद हो जाएगा। और 500 पानी हमेशा बना रहेगा। इसका सही टेक्नोलॉजी आप समझ पाओगे, आपका वेस्टर्न टॉयलेट। देखिए वेस्टर्न टॉयलेट अपने घर वगैरह में देखते हैं, उसमें कितने फ्लश कीजिए, एक लिमिट में पानी हमेशा बने रहता है, जितना एक्स्ट्रा पानी डालते हैं उतना एक्स्ट्रा निकल जाता है, वो पानी उतना ही बना रहता है। यस, वही टेक्नोलॉजी है साइफन बांध, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, उसमें हमसे एक लेवल बने रहता है। सोचिए, तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो बिना किसी इलेक्ट्रिक के, बिना किसी मोटर के ऑटोमेटिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि अगर बाढ़ आ रहा तो कोई आदमी दौड़ के नहीं जा रहा है कि अरे मोटर घुमाऊंगा, मोटर चालू करूंगा तो खुलेगा गेट, तो पानी निकलेगा तो सब बह जाएगा। ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक भैया पानी के प्रेशर से गेट ऑपरेट हो रहा है, पानी बाहर निकल जाए और काम खत्म हो जाए। जैसे किसमें होता है? हमारे वेस्टर्न टॉयलेट में। अब आपको अच्छे से याद रहेगा ना। तो साइफन बांध टेक्नोलॉजी कहाँ देखते हैं अपने घरों में? आप वेस्टर्न टॉयलेट में देखे हो ना। जितने फ्लश करो, जितना एक्स्ट्रा पानी जाता है, सब बाहर निकल जाता है। ऐसे कहाँ कर लियो जी, है ना। पानी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी कितना बड़ा है, कितने उसमें आप 50 लीटर पानी डाल दो, है ना। वो टॉयलेट में 50 लीटर पानी डाल दो, सब पानी बाहर निकल जाता है, अंदर चल जाता है ना पानी कोई सब। तो फिर सोचिए कितना बड़ा टेक्नोलॉजी है वो। कोई मोटर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके शेप आकार की वजह से उसमें जितना एक्स्ट्रा पानी आता है बाहर निकल जाता है। क्लियर हो गई बात? चलो आओ। अगला कौन दिख रहा है आपको? दुधावा जलाशय। अगला कौन दिख रहा है? कहां पर है? तो दुधावा जलाशय कहां पर है? कब बना था? कब बना था?
हाँ, तो 1 2 2 3 6 3 क्या बोलोगे? 1 2 2 3 6 3 नाम बोलो। नाम नाम रुद्री, उसके अरे आगे सेकेंड थर्ड ऐसे रुद्री, अरे सेकेंड थर्ड ऐसे बोलना हैगा। रुद्री, फिर मरुमसिल्ली, फिर दुधावा, फिर डेट बोलो। 1 2 2 3 6 3 कहाँ कहाँ? धमतरी, धमतरी कांकेर। क्लियर होगी बातें? चलिए किस नदी पर है ये? महानदी। तो याद रखना दुधावा जलाशय देखते से फट से दूध नदी मार देंगे, मगर है किस पे ये? महानदी पर। है किस पर ये? महानदी पर। इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, दोनों एग्जाम के क्वेश्चन कभी दूध नहीं देते कभी महानदी। क्यों होता है कंफ्यूजन, उसको आज समझा देता हूं, थोड़ा समझ के चलिएगा। आओ भाई, कहाँ है? देखिए हमारे दूध नदी है, क्लियर हो गई बात है, कांकेर का। और ये धमतरी जिला, इधर आपका वही कांकेर पूरा हो गया, ये समझिए धमतरी है आपका। तो जब महानदी यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से इस तरीके से, तो बॉर्डर से निकलती है। क्लियर हो गई बातें? बॉर्डर से इस तरीके से निकलती है। तो भाई यहाँ पे जब इसका पानी जुड़ता है तो यहाँ पे ना पूरा पानी भर गया है, पानी भर गया है, तो जलाशय बन गया। जहाँ जलाशय बने वही हम डैम बनाते हैं। इसलिए होता क्या कि इसको जलाशय हमको कहाँ दिखता है? किस तरफ ज्यादा दिख रहा है आपको जलाशय? कांकेर तरफ दिख रहा है ज्यादा हिस्सा। कम हिस्सा धमतरी के बॉर्डर में भी है, मगर ज्यादा हिस्सा किधर है इसका? कांकेर। इसलिए जलाशय कहाँ ले रहा है इसका? कांकेर में। मगर भैया जब इसको लेता है कि ये इस पे जो परियोजना है किस पर है, कौन सी नदी पे ले रही है? महानदी। किस पे ले रहे हैं? महानदी। क्योंकि किसके अंदर बना है ये? महानदी कॉम्प्लेक्स के अंदर बना। किसके अंदर बना है? महानदी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो पानी में दोनों ही नदियों का संगम, इसलिए ऑप्शन में सब देख के और ध्यान से लेना इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। क्लियर होगी इतना बात? महानदी है तो महानदी लेंगे, नहीं दिया तो क्या लेंगे? दूध नदी लेंगे। क्लियर होगी इतना बात? और अगर व्यापक इसका पहले कोई एग्जाम में ले चुका है आंसर तो ले लिया है, तो उसी को आंसर को रट लेना कि वही लेना है, क्योंकि फिर वो आप क्लेम कर सकते हैं क्योंकि विभाग ने आंसर ले लिया है। ठीक, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। आओ, जिसका आंसर विभाग ले ली ना, उसको फिर आप हमेशा उसको मानना। पढ़ो कुछ भी, विभाग इसका आंसर ले लिया है तो वही आंसर अंतिम है, क्योंकि उसके आधार पे आप क्लेम कर सकते हो कभी भी, है ना, जब आपको गलत होगा तो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या दुधवा जलाशय कांकेर में है, 1963 में है, महानदी में है, और बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध है। तो बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध कौन है? कौन है? कौन है? तो बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध अभी तक नहीं पूछा, मगर एग्जैक्ट यही लाइन पूछेगा। देखिएगा हमारे बुक में आ गया ना, अब हमारे बुक में आने के बाद एक क्वेश्चन बनेगा, आप देख लीजिएगा। आप बोलेगे सर हाँ हम लोग पहले पढ़े उसके बाद आया लाइन में, अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा मगर अब पूछेगा वो। तो बोलेगे, आप लोग बोलेंगे कि हाँ सर अब सही बोलते हैं। तो बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा बांध कौन है? दुधावा जलाशय। कौन है? हाँ, तो अगर बोलिए अगला पढ़ते हैं। अगला कौन है भैया? रविशंकर जलाशय। अगला कौन है? रविशंकर जलाशय। कहाँ पे है? धमतरी। तो धमतरी, धमतरी कांकेर धमतरी हो गया। 1 2 2 3 6 3 और 78 79 क्या है? क्या है? कौन सी नदी पर ये भी? तो रविशंकर जलाशय किस पर है? महानदी परियोजना जो आप पढ़ रहे हैं इसका सबसे बड़ा बांध है। तो महानदी परियोजना जो इसमें इतना सारा नाम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा बांध कौन सा है? क्या हो चेतना तबियत ठीक नहीं है तो ऐसा खोल खाल के रख दो ना बगल में, ऐसा पाना लगा के। चल खोलते नहीं बनता है? अच्छा बोलते नहीं बन रहा, कोई बात, इसलिए मैं चुप चुप का है उतना करके। तो सहेली से कैसे बात कर ले रहे थे? फुसफुसा रहे थे ना? हाँ ठीक है। तो महानदी परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन है? कौन है? रविशंकर जलाशय। कौन है? हाँ, जिसके मुंह में इलायची है पाउच से सब पता चल रहा है बेटे। ठीक है, चलो। तो इसमें कुल गेट की संख्या कितनी है? कुल गेट की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। चलो बताओ, तो रविशंकर जलाशय में कुल गेट की संख्या कितनी है? ये पूछेगा ना गेट की संख्या। तो रविशंकर जलाशय में कुल गेट की संख्या कितनी है? तो 12 गेट लगे हैं। सोचो तो कितना बड़ा होगा, है कि नहीं? 12 गेट मतलब बहुत बड़ा बात होता है, 12 गेट होना। तो इसलिए सबसे बड़ा बांध कौन है? अपना रविशंकर जलाशय। कितने गेट है उसमें? 12 गेट है। वर्ष 2004 से 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना संचालित है। तो इस रविशंकर जलाशय में कब से बिजली पैदा हो रही है? 2004 से। और कितने मेगावाट? 10 मेगावाट। कितने मेगावाट? 10 मेगावाट। कितने मेगावाट? 10 मेगावाट। चलो अब इस चारों को एक बार ध्यान से देखो और चारों एक साथ बोलेंगे। तो धमतरी, धमतरी कांकेर धमतरी, 1 2 2 3 6 3 78 79, महानदी सिलियरी महानदी महानदी, बाकी सब उधर की डिटेल जानते हो। ठीक है, एक बार देख लो ध्यान से, फिर फटाफट आगे बोलना। मतलब बोलना क्या, तो रटाई गया होगा, है ना? चलो हो गया याद?
चलो तो आगे बढ़ते हैं। नहीं पूछ रहे वो कौन बोले? यस, कौन था वो? यही है वो कातिल। ये पक्का ही डॉन की, शाहरुख खान वाले डॉन की मोनिका है। मोना डार्लिंग। कौन है मोना? अच्छा मोना, उसका भी नाम है ना मोनिका का भी। चलो तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, मुझे उससे बताओ पहले ऊपर वाले के चारों वर्ष बताओ मेरे को। पहले का वर्ष, पहला कौन सा डेम है? रुद्री पिकअप वेयर, क्या है उसका डेट? सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे कौन है? मरुम सिल्ली, कौन सा वर्ष है? ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है? दुधावा, कितना वर्ष है? 6-3। लास्ट में कौन है? ठीक है, रविशंकर। रविशंकर को और किस नाम जानते हैं? गंगरेल डैम। क्या? गंगरेल, तो याद रखना उसका नाम ही गंगरेल है ना। उसका कौन सा वर्ष है? 78-79। उसमें कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है? कब से पैदा होती है? कितने गेट हैं? 12 गेट हैं। कब से भैया उसमें राज्य का सबसे बड़ा परियोजना कौन है? मैंने महानदी कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा कौन है? दुधावा। बस्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा कौन है? दुधावा है। अरे महानदी में सबसे बड़ा कौन है? गंगरेल है। रविशंकर जलाशय, दुधावा नहीं है। ठीक है, सॉरी शक्तिमान। बताओ, शक्तिमान बना दिया आपको। मैं शक्तिमान नहीं हूं, मैं तो पार्ले जी हूं, है ना। चलो दूसरा कौन आ गया? मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कोरबा। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। क्यों बहुत बड़ा वैल्यू? इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा। हाँ, तो एक शाहपुर देख लिए, रायपुर दुर्ग संभाग में देख लिए, बड़ा परियोजना। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना कहां पर है? कोरबा में है। आइए, अवस्थित इसकी कहां पे है? तो माचा डोली, बांगो, एतमा नगर, दर्री, कोरबा। कहां कहां है? तो क्या बोलोगे? पहले तो कोरबा बोल दोगे, फिर क्या बोलोगे उसमें? तो एतमा नगर दर्री। क्या बोल दोगे? एतमा नगर दर्री। फिर कहां? तो हसदेव बांगो है तो बांगो रहेगा ही। बांगो में कहां पे? तो माचा डोली में। कहां पर? तो बताइए भैया, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का पूरा एड्रेस बताइए। ठीक, तब पहले कहाँ ट्रेन पकड़ के गाड़ी से कहाँ जाओगे? कोरबा। वहां से फिर कहाँ जाओगे? एतमा नगर दर्री। फिर वहां से कहाँ जाओगे? बांगो। बांगो फिर कहाँ जाओगे? माचा डोली। तो बस ऐसे ही याद रखना चाहिए, हम गाड़ी जा रहे तो कैसे कैसे हम लोग जाएंगे। क्लियर हो कितनी बातें? अब आते हैं अगला। स्थापना वर्ष इसका कितना है? अब तुम्हारा फेवरेट आ गया। कितना है इसका स्थापना वर्ष? हाँ, कितना स्थापना वर्ष इसका? बोलो। 67 ले 11। 67 ले 11। तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना का स्थापना वर्ष कितना है? 67 ले 11 का देव। ठीक है, यस कर दी। इसलिए देखो भूल ही नहीं आज तक, देखे है कि नहीं। तो भैया बताइए, मिनी माता हसदेव बांगो का कितना वर्ष है? 67 ले 11। क्या बोलेंगे? 67 ले 11। ठीक है, अरे वही सर्दी वाला नाक 67 करते हैं ना हम लोग, और एक इधर ना इधर ना, एक और एक 11, तो 67 ले 11। 67 ले 11, यही कॉन्सेप्ट है याद करने का। कौन सा जगह पे? तो मिनी माता पे। आओ, कौन सी नदी पर है ये? बहुत अलग अलग चरण में बना है, क्योंकि एक बार हम उसका नींव रख दिए, 67 वर्ष हो गया, अब फंडिंग नहीं मिला 10 साल तक। 10 साल पे पैसा आया, दीवार खड़ा कर दी, अब फिर पैसा नहीं मिला, ऐसा। ठीक है, फिर कभी विहत की, इस तरीके चलते रहता है। तो नदी, क्योंकि इसमें बहुत करोड़ों रुपए लगते हैं ना, करोड़ों रुपए लगते हैं सब चीज में, बहुत करोड़ों रुपए लगता है हमारे देश में, राज्य में। तो नदी क्यों, कौन सी नदी पर भैया आपका मिनी माता? हसदेव पर है। हसदेव की लंबाई कितनी है? हसदेव छत्तीसगढ़ में बहती है। ये पक्का कोई सस्ता नशा कर रही हैगा। हेलो, हाँ इनके पति जी, इनका नशा छुड़वा दीजिए, दिखा देने वाला वीडियो। ठीक है। 176 कितना है? 176। इसके साथ किसका लंबा याद करना था? हाँ, इसके साथ किसका याद करना है? 173 किसका है? सबरी। सबरी। तो 176 हसदेव, 173 सबरी। 70 के में ये दोनों याद कर। क्या? 176 हसदेव, 173 सबरी। बस्तर में रहती है ना सबरी, या सुकमा कोंटा वाला। हाँ, तो इसका कितना है भैया? 176। सबरी का कितना है? 173। दोनों ट्रेस करके याद रखना। जलापूर्ति, तो कहां कहां जल देता है अपना? बाल्को कंपनी को, एनटीपीसी कोरबा को, एससीसीएल कोरबा को, कोरबा नगर निगम को, और बीपीसीएल को। इन सबको जलापूर्ति किससे होती है? तो
हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना से। क्लियर कितनी बातें। चलो, लाभान्वित क्षेत्र से कौन से जिले को लाभ होता है, तो कोरबा में तो कोरबा को होना ही होना है, कोरबा में जांजगीर चांपा तो उसको होना ही होना है, और साथ साथ किसको लाभ होना है, रायगढ़ को। क्लियर होगी बातें। तो कौन कौन से जिले इससे लाभान्वित हैं, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। क्या क्या, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। यस। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, 4.20 लाख हेक्टेयर। कितनी है, तो भैया उसकी कितनी थी, 2.7 लाख हेक्टेयर। इसकी कितनी है, 4.2 लाख हेक्टेयर। कितनी है, यस, ध्यान रखिएगा। जल विद्युत भी इसमें सबसे ज्यादा है, पूरे राज्य में इकलौता सबसे जल विद्युत इकलौता दे रहा है, क्योंकि महानदी में एक ही दे रहा था, कौन, रविशंकर वाला दे रहा था 10 मेगावाट का, मगर यहाँ देखिए अकेले 120 मेगावाट, उससे 12 गुना ज्यादा बिजली दे रहा है। तो इससे कितनी बिजली पैदा होती है, 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना इस पर है, माचाडोली में स्थापित। कहां पर, माचाडोली में। तो बताइए बीरी माता से कितने मेगावाट बिजली पैदा होती है, 120 मेगावाट। ठीक, चलो। और राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन हो जाएगा, तो मिनी माता। टोटल जल विद्युत से पैदा होने वाली क्षमता कितनी है, हाँ, 137 दशमलव कुछ कुछ, 138 दशमलव कुछ कुछ है ना। तो 137 दशमलव कुछ कुछ है। तो सोचो 138 में से 120 अकेले इसका है। पूरे राज्य की जितनी जल विद्युत परियोजना है, जितना भी जल से बिजली पैदा होता है, वो टोटल 138 दशमलव कुछ है। ठीक है, 37 करके, हाँ 138.7 मेगावाट है ना। उस 138 में सोचो 120 इसका है, मिनी माता का। 10 किसका हो गया, गंगरेल का। 30 खत्म, बाकी सब मिला के कितने हैं, 8.7। सुन में आ रहा है बात, ये है इस तरीके से, इसलिए ध्यान रखना। चलिए, तो भी हो गया ये भी हमारा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा परियोजना देखोगे आप लोग, अब तांदुला परियोजना। कौन परियोजना, तांदुला परियोजना। स्थापना वर्ष कब है बाबू इसका, प्यारे मोहन, 10-20। कब है, कब है, हाँ, तो तांदुला का ऐसे ही बोलना है, 10-20 मत बोलना, 10-20 भूल जाओ, किसका 10-20 था, नाम बोला, तांदुला का 10-20। क्या बोलोगे, मिनी माता का 67-11। क्योंकि भाई सर्दी आपको होता है तो आपकी माता ही नाक साफ करती है ना, इसलिए याद रखना 67 से 11 किसका है, मिनी माता का है ना, ऐसे याद रख लेना। क्लियर होगी बातें। और तांदुला का 10-20, क्या बोलोगे, तांदुला का, हाँ। इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है, उसकी थी 2.7 लाख, अगले इससे मिनी माता कितनी हो गई, 4.2 लाख। इसकी कितनी हो गई, 1.2 लाख। क्लियर हो गई बातें। तो 2.7, 4.2 और 1.2। क्लियर हो गई बातें। चलो इस दिमाग में बैठाते रहना। ऐसे जब एक के कंपेयर में पढ़ोगे ना तभी याद होगा, सिंगल सिंगल सबका डाटा सोचोगे याद नहीं होने वाला, इसलिए ट्रेस करके पढ़ते चलना। आओ जलापूर्ति देखते हैं, किसको जल देता है भाई तांदुला, तो भिलाई स्टील प्लांट और NSPCL। किसको इसको जल देता है, तो BSP और NSPCL को देता है। जीवन रेखा तांदुला जलाशय को BSP यानी कि बिलासपुर नहीं है, BSP मतलब भिलाई स्टील प्लांट और NSPCL की जीवन रेखा या लाइफलाइन मानी जाती है। तो एग्जैक्टली इसी लाइन को पूछ लेगा, NSPCL की जीवन रेखा किससे मानी जाती है, किससे मानी जाती है, कहां पर तांदुला, कहां पर है, तो तांदुला में ल, बालोद में ल, से याद रख लेना, तांदुला में बालोद में हो गया। और BSP भिलाई स्टील प्लांट की जीवन रेखा किससे मानी जाती है, हाँ विशेष यह छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी परियोजना है। तो परियोजना में सबसे पुरानी परियोजना कौन है, परियोजना सब प्रयोग कर, सबसे पुरानी परियोजना कौन है, तांदुला। कौन परियोजना पुरानी, तांदुला। कौन परियोजना पुरानी, क्योंकि देखो रुद्री देख रहा कब था, रुद्री कब था, नहर वाला 12-13, ये कब है, तो समझ 10 में इसका न्यू रखा गया था, इसलिए सबसे पुराना परियोजना कौन होगा, तो तांदुला। नहर सबसे पुराना तो रुद्री है ना, रुद्री, अरे रुद्री पे क्या पढ़े ना, नहर बना था 12 में। यस, आओ नहीं कितना, नहीं एरिया नहीं, इस डैम का एरिया नहीं लेते, इससे जो पानी भेजा जा रहा है उसे कितना क्षेत्र सिंचित हो रहा है। मान लो डैम भर दिए पानी हम लोग, अब इससे नहर निकाल दिए और नहर में जांजगीर में डाल दिया, जांजगीर में 1 लाख जमीन सिंचित हो रहा है, 1 लाख हेक्टेयर। कोरबा में भैया 1 लाख हेक्टेयर, तो टोटल हो गया 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है, इसमें भरा हुआ पानी का नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ क्षमता एक होता है, इसमें नीर और शुद्ध आता है कि इसकी क्षमता तो 5 लाख की है, मगर सिंचित कितना हो रहा है, 2 लाख हो रहा है, तो अलग चीज है ना। इसमें पानी इतना कि 5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकता है। रियल में कर कितने को रहा है, तो कितने पास कितने के लिए नहर बनाया उतने को करेगा, तो नहर बनाया है 2 लाख के लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 लाख क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। इस 2 अलग अलग चीजें होती हैं, कुल और वही होती है नीरा या शुद्ध। आते तांदुला कॉम्प्लेक्स पे छत्तीसगढ़ सबसे पुरानी परियोजना हो गई। तो छत्तीसगढ़ सबसे पुरानी परियोजना कौन है,
तांदुला परियोजना। तांदुला कॉम्प्लेक्स एक शब्द देख लीजिए कि तांदुला कॉम्प्लेक्स में दो चीजों को मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया है? खरखरा जलाशय और गोंदली जलाशय। किसको इसको किसको इसको तो महानदी कॉम्प्लेक्स में किसको इसको मिलाया था? किसको किसको? रुद्री, मरुमसिल्ली, दुधावा और गंगरेल डैम वाला। हो गया इतना बात। इसलिए तांदुलम किसको मिलाया है? तो खरखरा और गोंदली, खरखरा और गोंदली। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब आते हैं इस पे। तो खरखरा जलाशय कौन सी नदी पर है? खरखरा नदी पर। और गोंदली जलाशय किस पर है? जुहार नदी। ये जुहार लिखे, जुआर लिखे, अ कर दे तो भी सेम चीज है, जुहार जुआर। ठीक है। आओ, तो खरखरा जलाशय किस पर है? खरखरा पे। गोंदली जलाशय किस पर है? जुहार पे। खरखरा जलाशय खरखरा नदी पर और कहां पर है? कौन जिले में? बालोद जिले में। गोंदली जलाशय जुहार नदी पर कौन से जिले में है? बालोद जिले में। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित बांध। तो जब शब्द पे मिट्टी निर्मित बांध बोले तो आंसर क्या लोगे? खरखरा। क्या लोगे? खरखरा। और इसके लिए एग्जैक्ट ये शब्द जब प्रयोग करें, कहां गया हमारा? यहाँ कहां गया? हाँ, मिट्टी से भरा तटबंध बांध प्रयोग कर क्या लेंगे? क्या लेंगे? मरुमसिल्ली। क्लियर हो गई बातें? अब डाउट क्लियर? तो मिट्टी से निर्मित बोल दे तो मतलब सोचो कि अगर पूरा मिट्टी के में दीवार खड़ा कर दिया तो वो मिट्टी से निर्मित है। और मगर जब पत्थर लगा रहा हूं उसके भरने के लिए, सीमेंट की जगह भरने के लिए मैं मिट्टी लगा दिया तो क्या हो गया? मिट्टी से भरा तट बांध। की भाई डैम के तटों को बांधने के लिए पत्थरों के बीच में क्या भरा गया? मिट्टी। तो ये क्या है? मिट्टी से भरा हुआ तटबंध बांध। और वो क्या है? मिट्टी से ही निर्मित बांध। दोनों शब्द क्लियर हो गया। तो मिट्टी से भरा तटबंध बोलेगा तो क्या लोगे आंसर? क्या लोगे? हाँ। और मिट्टी से निर्मित बोल देगा तो क्या लोगे? खरखरा। बस, वेरी गुड, खरखरा जलाशय। आओ अगला कौन है? बोध घाट परियोजना। अगला कौन है? बोध घाट परियोजना भाई कहां पर है? जोर से। हाँ, कहाँ बोर्ड से बोले कहां पर है भैया? तो ब से बोध घाट, ब से बारसूर दंतेवाड़ा। क्या बोलेंगे? हाँ, इतना सारा पढ़ा रहा हूं, घर में रिवीजन करो नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा और सब बोलोगे कुछ नहीं आता। नदी कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर है बोध घाट? इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। तो दंतेवाड़ा दिमाग में लाके डंकनी शंखनी मत मार देना बाद में कि डंकनी शंखनी दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता मंदिर के संगम वहीं पर है, तो इसलिए भाई डंकनी शंखनी मत मार देना। कौन सी नदी पर है ये? इंद्रावती। तो बोध घाट कहाँ पर है? बारसूर दंतेवाड़ा में। किस नदी पर है? तो इंद्रावती में। किस पर है? इंद्रावती में। जहां गलती करोगे पहले उसको बता रहा हूं, है ना, दिमाग में वही ऑप्शन आएगा बार बार। अब दंतेवाड़ा से फट से दंतेश्वरी माता याद आएगी और दंतेश्वरी माता से डंकनी शंखनी याद आएगा और आप लोग वो इच्छा है शंखनी देगा फिर डंकनी देगा, नीचे में देगा इसको भाई इंद्रावती को, है ना, याद रखिएगा। तो लाभान्वित जिले कौन कौन इससे? दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। तो कौन कौन लाभान्वित है? दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। कौन कौन? दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, इसकी सिंचाई क्षमता कितनी है? 3,66,580। कितना है? क्लियर हो गई बातें? इसको याद रखेंगे। 3.6 लाख हेक्टेयर। क्या बोलेंगे? हाँ बस इतने, 3.6 लाख में याद रखो। कितना है? 3.6 लाख हेक्टेयर। कितना है? हाँ, बाकी 366,580 को दिक्कत नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लाभान्वित ग्राम कितने? कितने गांवों को इससे लाभ मिलता है? तो कितने को? कितनों को? अरे जोर से याद रखो क्योंकि सबको पूछ दिया इसमें, यही एक लाइन छोड़ा है, यही क्वेश्चन पूछेगा अगली बार। क्योंकि भैया बोध घाट बस्तर का है, आदमी उसको इग्नोर मार देता है, इसलिए उसको पूछ रहा है वो प्रमोट करने के लिए, ताकि लोगों को ध्यान में कि बस्तर में कुछ है। तो कितने ग्राम लाभान्वित है? कितने ग्राम? कितने ग्राम? और देखिए 20-21 में पूरा इसको ट्रेंड चल रहा है ना, तो फिर फटाक से इससे पूछताछ कर, इसलिए बस्तर वस्तर को ध्यान रख के पढ़ना चाहिए आदमी को। आओ, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो क्षमता इसकी इतनी है, पैदा हो रही है नहीं, है ना। क्षमता किसी कितनी बिजली पैदा हो सकती है? 300 मेगावाट। कितनी? 300 मेगावाट। कितनी? 300 मेगावाट। कितनी? 300 मेगावाट। तो 300 मेगावाट 359 ग्राम, याद रख लेना। हो गया। आओ अगला कौन हो गया? सोंढूर परियोजना। अगला कौन है भैया? अवस्थिति कहां पर है? तो मेचका ग्राम नगरी सिहावा धमतरी। तो सोंढूर परियोजना कहां पर है? कहां पर है? जोर से बोलो, टाइम खत्म होने वाला, जल्दी बोलो। कौन कहां पर है? कौन सा परियोजना? कौन सा परियोजना? कौन सी नदी पर है? हाँ, तो विशेष तथ्य कि यह परियोजना सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। तो सीता नदी अभ्यारण्य जो है, जो कि आपका धमतरी में पड़ता है, उस पर कौन सा नदी है भैया?
सोंढूर नदी उसके बीचों बीच बहती है और उस पर कौन सी परियोजना है? सोंढूर परियोजना। तो बोलेगा सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित कौन सी परियोजना है? ठीक है, सीता नदी अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी बहेगी? क्लियर होगी इतनी इस बात? चलिए ध्यान रखिएगा, पूछा देखिए एसीएफ एग्जाम में, क्योंकि भाई अभ्यारण्य वाला बात था इसलिए एसीएफ वाले में पूछा था। अन्य वृहद परियोजनाएं पे अब चलते हैं, आइए। और अलग से क्या पढ़ोगे? ये तो पढ़ रहे हो अभ्यारण्य ना? नहीं डिटेल, इससे कुछ डिटेल। और क्या डिटेल? नहीं 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 नहीं, अरे तो वही मरून, तुम लोग को नहीं बोलता मरून सिल्ली बोले, मुरुम सिल्ली बोले, ऐसा कोई शब्द बोले कि उसका मतलब एक ही लेना, तो फिर वो कहानी किंवदंती नहीं पूछता रे बाबा, उसका टेंशन मत लिया कर तुम। कहानी कहानी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो उससे नहीं पूछेगा, चेतना मत डरो, ये पर्याप्त है, ठीक है? ऐसा नहीं डरते, नहीं डरना है, शांत कॉन्फिडेंस रखना है, बस आओ आगे बढ़ो। अब मैडम सिल्ली का कहानी नहीं सुनाया तो आता हो गया, उन लोगों को सोनभद्र वाला कहानी भी तो नहीं सुनाया था। अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें क्या, जितना थ्योरी पढ़ाया ना, तो इतना सारा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो याद नहीं रखे इसमें क्या याद रखना है। इसमें से उसी थ्योरी को हम लोग क्या किए, ये बुक उस समय नहीं था तो उसमें से निकाल, जो इतना इंपॉर्टेंट जो पूछता है इसको निकाल के इसमें डाले हैं, तब वो थ्योरी पढ़ाने में भी लंबा होता है और बच्चों को याद रखने में बल्कि हो जाता है। उसमें से एक डेम पे कितना चीज़ बोल देते थे हम लोग, कुछ याद होता था? नहीं याद, यही सब की पॉइंट करते थे ना याद, कितना क्षेत्रफल है 67/11, तो याद यही करना है, थ्योरी इतना पढ़ते थे। तो बोलो तो उससे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने को। आप लोग बताओ, जैसा बोलो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वैसा कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ भेदभाव। बोलो तो पढ़ा देता हूँ मैं, हाँ बता दूंगा ना, चिंता क्या कर रहे हो। चलो 67/11 करवा देंगे तुम्हारा भी, ठीक है? चलो खारंग परियोजना में देखते हैं, ठीक है? आओ तो पहला अन्य बृहद परियोजना में पहला कौन कौन है? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है, कोडार। क्या बोलेंगे? अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, वाह मोदी जी वाह, लड़की लोग जीत रहे हैं। क्या नाम डुबा रहे हो लड़को तुम लोग हैं? वेरी गुड। तो बोलो भाई अन्य बृहद परियोजना में कौन कौन है, सब एक साथ बोलेंगे, क्या क्या है? कौन कौन है? हाँ, खारंग परियोजना कहां पर? कहां पर? पूरा बोलना है, कहां पर? मनियारी, सिकासार, जोक वेपर्तन, कोडार वाला। अभी का दिमाग में बैठाओ। खारंग परियोजना कहां पर है? रतनपुर बिलासपुर। कहां पर है? रतनपुर बिलासपुर। खारंग कहां है? रतनपुर बिलासपुर। मनियारी कहां है बाबू? खुड़िया मुंगेली। कहां? खुड़िया मुंगेली। सिकासार मैनपुर गरियाबंद। क्या? सिकासार मैनपुर गरियाबंद। जोग वेपर्तन अर्जुनी महासमुंद। कहां पर है? वर्तन जोक नदी, लात नदी से पढ़ रहे थे ना, सूखा नदी, तो जोक न कहाँ पे आ जाएगा? महासमुंद में ही आएगा, ठीक है? जोक कहाँ पर है? तो अर्जुनी महासमुंद। और कोडार कहाँ पर है? तो कौवाझर महासमुंद। कहाँ पर है? हाँ चलो अब पढ़ते हैं टेबल पे आगे। 20, 24, 72, 75, 76। कितना आसान हो गया? 20, 24, 72, 75, 76। क्या हो गया? 20, 24, 75, 75, 76। फिर 20, 24, 72, 75, 76। इसलिए नाम का सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखना है तो ऑटोमेटिक सीक्वेंस फिट हो जाएगा। इसलिए जब भी टेबल रहे सीक्वेंसली उनको याद रखें। तो पहला नाम क्या है भाई बोलोगे तो उसलिए वो राइम याद रखो, राइम, ठीक है? क्या बोलेंगे? इधर सन बोलो, क्या है? 20, 24, 72, 75, 76। अब देखो बोर्ड मत देखना, अब खुद को नाम को बोलो। अब वो राइम के ऊपर मन में दोहराओ, राइम को दोहराओ। क्या है आपका राइम? क्या है? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है, कोडार। अब तो खारंग सबसे पहले, खारंग का वर्ष क्या होगा? 20। 20 का सेकंड वर्ष क्या था? 24। वो किसका हो जाएगा? खारंग, मनियारी। सिकासार का क्या हो जाएगा? 72। फिर जोक का 75 और लास्ट में उसका 76 हो गया। तो देखो ऐसे याद होता है। क्लियर हो गई बातें? इसलिए टेबुलेशन फॉर्म में दिमाग में सेट करो। पहला नाम क्या है? खारंग, मनियारी, सिकासार, जोक है, कोडार। क्या बोलोगे?
ठीक है, फिर बोलेंगे क्या 20 24 72 75 76, क्या क्या 20 24 72 75 76, क्या क्या 20 24 72 75 76 हो गया। अब अगर दोनों को एक बार पैरेलल, इसलिए अब जब ऐसा काम करते हैं ना तो दिमाग के दोनों लोब, राइट लोब लेफ्ट लोब दोनों एक्टिव होते हैं, तो आपका दिमाग दोनों में भाई बैलेंस बना पाता है। इसलिए कभी भी ऐसी, अब दोनों को दिमाग में रखो, उधर मत देखो, दिमाग में रखो। क्या क्या है पहला, खारंग मनियारी सीकासार जोक है कोडार 20 24 72 75 76, तो खारंग का 20, मनियारी का 24, फिर सीकासार का 72, जोक का 75 और आपका लास्ट का 76। क्लियर होगी बातें? यस, हो रहा दिमाग में से बन रहा है ना कॉन्सेप्ट, ऐसे ही बना के रखना है, ऐसे पढ़ते चलना, तो आपको फिर टेबल भी जो इतना सारा डाटा आपको चुटकी में याद हो जाएगा। अब तो खारंग कहाँ पर है, तो रतनपुर बिलासपुर। खारंग कहाँ है, मनियारी कहाँ, खुड़िया मुंगेली। मनियारी कहाँ, खुड़िया मुंगेली। सीकासार कहाँ, सीकासार कहाँ, सीकासार कहाँ, जोग वेपरतन कहाँ, जोग वेपरतन कहाँ, और कोडार कहाँ। तो याद रखना बिलासपुर मुंगेली, ये दो तो आपको याद हो गया, खारंग वाला बिलासपुर में है, मनियारी वाला मुंगेली में है। सीकासार गरियाबंद में दिमाग बैठ गया, ये दो ठोलाश का कहाँ पे है, महासुंद। जोक और कोडर कहाँ है, महासुंद। पहले तो याद रखना जिला याद होना चाहिए, जोक कहाँ पर है, महासुंद, इसलिए जिला अब बताना। चलो ठीक है, पहला कहाँ है, बिलासपुर है, फिर है मुंगेली में, फिर है गरियाबंद में, बाकी दोनों महासुंद में। तो उसको मत देखो, अपने आप बोलो। क्या है ट्रिक, क्या था अपना हमारा, खारंग मनियारी सीकासार जोक है कोडार। तो खारंग कहाँ होगा, बिलासपुर। मनियारी कहाँ होगा, मुंगेली। सीकासार कहाँ है, गरियाबंद। आपका जोक कहाँ, महासमुंद। कोडार कहाँ, महासमुंद। अब तीनों को एक साथ बोलेंगे, ठीक है, नाम, एरिया, सन, 20 24 72 75 76, ठीक बोलेंगे। बोलो पहला ट्रिक क्या है, खारंग मनियारी सीकासार जोक है कोडार। क्या, खारंग मनियारी सीकासार जोक है। अरे तुम लोग बोलो भाई ऑनलाइन वालों, खारंग मनियारी सीकासार जोक है कोडार। फिर बोलेंगे एरिया, रतनपुर बिलासपुर, फिर क्या भाई आपका मुंगेली, फिर क्या है आपका गरियाबंद, फिर क्या आपका महासमुंद, फिर क्या आपका महासमुंद। फिर सन बोलेंगे क्या है, 20 24 72 75 76। अभी तो ऐसे में याद हो जाता है। अब इसको एक एक लाइन को तीनों को एक साथ बोलना। अब पहले वाले का तीनों एक साथ बोलो। पहला नाम क्या है उसका स्थान, उसका वर्ष। दूसरा क्या है, मनियारी, उसका वही स्थान, मुंगेली, वर्ष 24। तीसरा क्या है, सीकासार, उसका भी स्थान, गरियाबंद, उसका वर्ष 72। चौथा क्या है, जोक, स्थान महासमुंद, वर्ष 75। लास्ट कौन है, कोडार, उसका स्थान महासमुंद, वर्ष 76। याद होगी ना अब? यस, देखें ऐसे याद होता है। अब हो गया इतना क्लियर हमको लाइन अच्छे से। अब आते हैं आगे पे। तो भाई खारंग वाला कौन सी नदी पर है, खारंग नदी पर। मनियारी वाली, मनियारी नदी पर। सीकासार, पैरी नदी, सीकासार, पैरी नदी, सीकासार, पैरी नदी। बाकी जोक, जोक पे है, कोडार, कोडार पे है। तो इसमें याद बस किसका रखना है कि सीकासार किस पर है, पैरी नदी पर। क्लियर होगी इतनी बात, नदी भी क्लियर हो गया हम लोग का। अब इसका नाम याद रखना है जो पूछता है। तो खारंग वाले का नाम क्या है, संजय गांधी। क्या है, क्या है, हाँ। और मनियारी का नाम क्या है, राजीव गांधी। क्या है, हाँ। तो दोनों में हमेशा एग्जाम में जैसे बेटो कंफ्यूज होगी यार, संजय गांधी किसका था, राजीव गांधी किसका था। इसलिए याद रखना मनियारी का र से राजीव गांधी, बस क्या रखोगे, मनियारी के र से राजीव गांधी। राजीव गांधी खत्म तो जो बचेगा वो क्या होगा, संजय गांधी। क्लियर होगी इतनी बात। तो मनियारी के र से राजीव गांधी, क्या करोगे, मनियारी के र से राजीव गांधी। जो बच गया संजय, किसका हो गया, खारंग का। क्या हो गया, हाँ। तो याद रखना, क्लियर होगी बातें। चलिए ये दोनों को ध्यान रखना। अब एक और डाउट होगा कि यार ये बड़ा था कि ये छोटा था। तो याद रखना भैया इसमें बड़ा भाई कौन है, हमेशा संजय बड़ा भाई है, राजीव छोटा भाई है। क्या बोलोगे, बड़ा भाई है, राजीव छोटा। 20 में पैदा हो गया, ये कब पैदा हुआ, 24 में। तो बड़ा भाई कौन होगा, संजय। कौन होगा, संजय। तो बड़ा भाई कौन है, संजय। छोटा भाई कौन है, राजीव। क्लियर इतनी बातें। इसलिए हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 20 किसका था, संजय का था कि 24 था। 20-24 याद रह जाएगा, भूल जाओगे। इसलिए याद रखना बड़ा भाई कौन है, संजय। छोटा भाई कौन है, राजीव। क्लियर इतनी बातें। यस, ये बात ध्यान रख लेना इस तरीके से। आओ सीकासार को देखते हैं कि वर्ष 2006 से 7 मेगावाट जल विद्युत गृह पैदा हो रहा है। तो भाई यहाँ सीकासार परियोजना में मैनपुर गरियाबंद में 72 से 95 पैरी नदी पर कि कौन से वर्ष से, 6 से कितना मेगावाट, 7 मेगावाट। तो वर्ष 6 से 7 मेगावाट, 6 से 7 मेगावाट। तो बताइए 7 मेगावाट बिजली कहाँ पैदा होती है,
तो याद रखना स से सात, स से सी का सार, क्या बोलोगे? स से सात, स से सी का सार। तो देख लो अपने आप, हमारे यहाँ 138.7 ऐसी कुछ डाटा है ना। उसमें 120 मेगावाट कहाँ था? मिनी माता हसदेव बांगो। 10 मेगावाट गंगरेल डैम धमतरी। तो 120 10 कितना हो गया? 130। 130 में 7 कहाँ पे हो गया? तो स से सात, स सी का सार, तो कितना हो गया? 137। बचा 1.7 वाला, है ना। तो देखो पूरा 138.7 में हमको यही पता चल गया। जल विद्युत परियोजना में हमको याद हो गया कि नहीं हो गया? यस, ध्यान रखना। अगला चलते हैं, कुडार परियोजना का नामकरण क्या कर दिया गया है? वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या कर दिया है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। क्या कर दिया? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। अब ये पूरा टेबल एक बार देखो और अपने मन फटाक से पूछूंगा, फटाफट बताना। अब लाइन से ऐसे ऐसे बताएंगे पूरा, ठीक। और एक और कॉमन ध्यान रखना कि भैया यहाँ जो 20 में पैदा हुआ था ना, वो बाद में बना है, जो बाद में पैदा हुआ वो पहले बना है। याद रहेगा? 20 वाला बाद में बना, बाद वाला पहले बना, ठीक। तो हो गया 31 और 30, ये दोनों में 95 95 95, तीनों में 95 95 95, पूरा रेंज याद हो गया ना। अब तीनों का 95 95 95, 31 और 30, रेंज याद हो गया ना। अब बोलो, आसानी से हो गया ना पूरा टेबल की अगर चीज याद। क्या है? 20 से 31, 24 से 30 हो गया ना, 95 95, 72 95, 75 95 और 76 95 हो गया पूरा रेंज भी याद। चलिए पूरा टेबल दिमाग बैठ गया, याद हो गया ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, फिर हम नहीं पूछते हैं। पूछ ले, चलो पूछ लेते हैं, फिर इतना फोर्स कर रहे तो पूछ ही लेते हैं। बताओ कि महात्मा गांधी के बड़े बेटे का नाम क्या था? महात्मा गांधी के बोल रहे, संजय गांधी बोल रहे हैं इन लोग, नहीं पता वो। और महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम? जा रे, हाँ मोदी साहब, ये बच्चे लोग को देश निकाला करना घोषित कब से? अच्छा ठीक, चलो पहला बोलना चालू करते हैं। बताइए, अन्य बृहद परियोजनाओं में पहले 5 नाम बताइए। पहला नाम क्या है? पूरा एक बार दोहरा लो। हो गया। वर्ष भी दोहरा लो भैया, कहाँ कहाँ पे? तो पहला खारंग कहाँ पर है? वर्ष, वर्ष में कहाँ पर है पूछो, कहाँ पर? बिलासपुर। दूसरा नंबर कौन है? हाँ, तीसरे नंबर पे? हाँ, चौथे नंबर वाला? 5वां नंबर वाला? वर्ष बोलिए। हो गया। फिर बोलिए इधर भी नाम बोलिए, पहले वाले का नाम। पहले वाले का नाम। हाँ, दूसरे वाले का नाम। तीसरा वाले में क्या विशेष था? हाँ, चौथे वाले में कुछ नहीं था। 5वें वाले में क्या था? शहीद वीर नारायण। कोडार का नाम क्या है? तो भाई कोडार परियोजना का नाम क्या कर दिया गया है? हो गया ना, रिवीजन कर लिए फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ मिलेगा इतना फैसिलिटी? रटवाओ 15-15 तरीके से, फिर याद कराओ, फिर रिवीजन कराओ। बताओ, क्लास में 4 बार तक घर में नहीं करते तुम लोग, और इसी में फिर बताओ, इसी में आप लोग सब के सब ना हो जाओगे। क्लास में सब पढ़ लिए थे, याद भी था, ऐसा लगता है जाते घर में मन करता है हमको तो सब पता है, ऐसा लगता रहता है। और फिर घर में जाकर रिवीजन नहीं करते, एक बार देखते नहीं है, कॉपी बंद करके नहीं पूछते दिमाग से अपनी याद है कि नहीं है, और फिर अगले दिन वो गायब हो जाता है। 2 दिन बाद और गायब, 4 दिन बाद और गायब, और एग्जाम तक सब गायब। फिर जब बुक लेके बैठते ना, हाँ तब ऐसा लगता है। ठीक है, इसलिए रिवीजन किया करो। कितना भी क्लास में याद करा रहा हूँ, कितना भी याद हो जा रहा है, फिर भी घर में जाके याद किया करो। एक बार घर में खोल के देख लिया करो। अब जब इतना पढ़ लिया तो फिर देखना तो पड़ेगा ना आपको, फट से दिखना ही तो बस, देख लिया करो, बंद कर फट पूछ दिया करो मुंह में 20-24 ऐसे करके फट, है ना। इसलिए घर में रिवीजन जरूर किया करो। आओ, और वो भी मन नहीं करता अति कोढ़िया छो तो भैया यूट्यूब में डलता है ना, मस्त 2 गुना स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, ऐसा करके, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियो बढ़ा के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटे में खत्म हो जाएगा। आओ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इग्नोर नहीं मार सकते, छत्तीसगढ़ पढ़ना ही पड़ रहे हैं, और जिसको जितना ज़्यादा डाटा याद उतना ज़्यादा आगे बाकी बच्चों से, है ना। ये बात ध्यान रखना। और इसमें फिर बता रहा हूँ कि लड़के लोग ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं लड़कों की तुलना में, उनका दिमाग वैसे ही काम करता है ना। तो लड़कों को ज़्यादा मेहनत करना याद करने के लिए, इसलिए भैया आप लोग अपना अपना टेक्निक डेवलप कर लो, ठीक है। जैसे मैं अपना टेक्निक डेवलप करता हूँ, सूर्य की रोशनी में मोरनी और निकल बताया था ना, गोबर घुनघुट्टे वाला, तो देखो कैसे मेरे को याद अभी तक। तो वैसे ही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। टेक्निक अपना डेवलप कीजिए और थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए याद करने में। लड़की लोगों का दिमाग ज़्यादा चीज़ें याद रखता है, इसलिए लोग 10 साल पुराना झगड़ा भी भी आज लड़ सकते हैं लोग, है ना। इसलिए ध्यान रखना, लड़कियों का ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा एकाग्र, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है लड़कों के दिमाग की तुलना में। बात सच्चाई बता रहा हूँ।
तो इसलिए आप लोगों को, इसलिए आप देखेंगे वर्तमान समय टॉपर्स लिस्ट में देखेंगे तो पहले लड़कियों की जो संख्या नहीं थी, मगर जिस रेशियो में लड़की पढ़ रही हैं उस रेशियो में ज़्यादा लड़की सेलेक्ट हो रही है। अधिकारी पोस्ट में लड़कियां जा रही हैं ऊपर टॉप पोस्ट में, है ना। अब 10 लड़कों में 10 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो 3 लड़कियां आ रही हैं, जबकि परसेंट देखेंगे 10% है, मरा के देना 30%। तो पढ़ने का रेशियो है कि 10% लड़कियां, 100 में 10 बच्चियां पढ़ रही हैं, मगर सिलेक्शन देखेंगे तो 30% आ रही है, मतलब 3 गुना 300% लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें, है ना। तो इसलिए परसेंटेज में लड़कियां ज़्यादा सेलेक्ट हो रही है, इसलिए आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। और जो लड़की हैं अपने इस दिमाग की क्षमता जान के इस पर और ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि और ज़्यादा सिलेक्शन मिले, ठीक ना। आओ, कमज़ोर मत समझना। किसी भी एग्जाम के लिए देखो मैं आपको बता रहा हूँ आज, चलो इसी बात सच्चाई बताते हैं कि ना, ये बहुत, चलो पढ़ाई को आज यहीं होल्ड कर देते हैं, बहुत जरूरी चीज़ आप बात छेड़ दी हो तो बता ही देते हैं। देखो कि आपको कोई भी एग्जाम आप तैयारी करो इंडिया पे, छत्तीसगढ़ छोड़ दो, आप आंगनबाड़ी बाई भी बनना चाह रहे हो, कुछ भी बनना चाह रहे हो आप, सिंपल सी बात है कि आपके एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम ले रहा है, एग्जाम कोई भी ले रहा हो, व्यापम ले रहा हो, पीएससी ले रहा हो, बिहार ले रहा हो, झारखंड ले रहा हो, कोई भी ले रहा हो, किसी भी एग्जाम के 2 ही हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है उसका इंडियन जीएस का, और एक हिस्सा होता है उसके स्टेट जीएस का। स्टेट जीएस का क्लियर हो गई बातें। हमारे छत्तीसगढ़ में कोचिंग संस्थानों के द्वारा या इस तरह से हमारे सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा हमारा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि बच्चे केवल अपनी स्टेट जीएस पे जी जान लगा के मरते रहते हैं। मतलब हाल ही के 5 साल चाहे 10 साल का आप रिपोर्ट निकाल के देखेंगे तो जितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं इंडियन जीएस के आधार वाले। और इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग किनका होता है? स्टेट की तैयारी करने वालों को नहीं, यूपीएससी की तैयारी करने वालों का। और इसमें कौन आते हैं? जो यूपीएससी में रगड़ चुके हैं 2-3 साल अपने आप को, पूरे इंडियन जीएस रगड़ चुका है उनका और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ से वो छूट करके यहाँ आते हैं आजमाने के लिए खुद को। और यहाँ जब ये आते हैं तो दिखता है कि यार इंडियन जीएस तो छत्तीसगढ़ में सब बच्चों का कमजोर है, तो इसमें तो उसका एक तरफा राज हो गया पूरा पूरा, है ना। एक तरफा पूरा राज हो गया क्योंकि छत्तीसगढ़ में बच्चे मेंटालिटी ये बना लिए हैं कि हमको सिर्फ स्टेट जीएस पढ़ना है, सीजी जीएस पढ़ना है। 100 में 55 क्वेश्चन इससे पूछता है, 100 में 55 क्वेश्चन तो सिलेक्शन हो जा रहा है। क्योंकि संस्थाएं शुरुआत में बताया करती थी, अब संस्थाएं से नहीं करती। शुरुआत में संस्थाएं बताती थी कि बेटा 100 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन आ रहा है आपका सीजी का, और आपका सिलेक्शन तो भैया 45 क्वेश्चन में होना है, तो आप 5-10 क्वेश्चन और गलत कर सकते हो। ये सब अब गलत हो चुका है। अब 100 में 55 क्वेश्चन, ऐसे भी कभी भी आप 55 क्वेश्चन पे जाओगे, हाँ पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ के जाना है, 55 क्वेश्चन पूरा बना लूंगा, कोई नहीं बना सकता। 45 क्वेश्चन अब आप बना लोगे, सिलेक्शन होना नहीं है, क्योंकि अब रेशियो बढ़ करके हो गया है 65 से 70 एवरेज सभी के लिए। अगर अब आपका क्वेश्चन 65 से 70 के रेंज में बन नहीं रहे तो आप कंपटीशन में नहीं हो। सिलेक्शन होने के लिए आपको चाहिए इसमें 73 से 78 के रेंज में, ये सिलेक्शन देता है, ये कंपटीशन में लाता है। ये केवल भ्रम है, क्योंकि मुद्दे की बात यह है कि अब एग्जाम टफ नहीं रह गए, उसमें बैठने वाले बच्चे टफ हो गए। क्योंकि आपका सामना उनसे होने वाला जो 5 साल से पीएससी की तैयारी कर रहा था, है ना, जो सब रटाया हुआ है, जो 5 बार रट चुका है, अलग अलग क्लासेस में बैठ चुका है, रिवीजन कर चुका है, बुक खत्म कर चुका है, ऑनलाइन क्लासेस खत्म कर चुका है, सिर्फ उसका काम ही वही रह गया है, हर एक डाटा याद, उसके साथ आप बैठ रहे हो एग्जाम में। तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि हम टक्कर हमारा किससे है। आपके क्लास के बच्चों से ही नहीं, आपका टक्कर जिससे है उसको आप जानते भी नहीं हो, ऐसे ऐसे अदृश्य लोग बैठे हैं। इसलिए देखिए जब कोई सेलेक्ट होकर निकलता है ना, अरे इसको तो हम जानते भी नहीं, जानोगे भी नहीं। इसलिए अपने क्लास के लोगों से कभी जलन हिजगा उजगा नहीं करना, मिल के पढ़िए, साथ में पढ़िए, कंबाइंड स्टडी कीजिए, ग्रुप स्टडी कीजिए, शेयर कीजिए नोट्स वगैरह, सब एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मगर भैया बाहर जो कंपटीशन में छुपे ना, सब पुराने कैंडिडेट आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग। और इसमें भी अब क्या हो गया है कि स्टेट पीएससी जितने थे हमारे, अब इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है यूपीएससी छोड़ करके आने वाले बच्चे। और जो व्यापम हो गया है इनके लिए डबल काम हो गया है, व्यापम डबल, इनके लिए टेंशन स्टेट पीएससी वाले भी हैं, फिर इनके लिए और टेंशन यूपीएससी वाले भी, क्योंकि अब यूपीएससी वाले स्टेट पीएससी भर रहे हैं और व्यापम भी भर रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब रेलवे के ग्रुप डी में आईआईटी का स्टूडेंट जॉब कर रहा है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट ग्रुप डी में काम कर रहा है। तो बेरोजगारी का आलम ऐसा है, तो सच्चाई यही है। और आईआईटी के स्टूडेंट से आपको टक्कर करना, जो ऑल ओवर इंडिया के किसी सब टॉप लेवल में सेलेक्ट होकर किसी संस्था में पढ़ के गया है, तो ऐसे इंडिया का टॉप माइंड है वो टॉप माइंड का लड़का फिर भैया जा रहा है आईआईटी कर रहा है और आके ग्रुप डी में रेलवे में तैयारी कर रहा है, रेलवे का काम कर रहा है। समझ रहे हो बात ना? वैसे आईआईटी में भी कोई लड़का पढ़ा, आईआईटी छोड़ के यूपीएससी करने गया, यूपीएससी छोड़ के भाई यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टेट पीएससी दिया, स्टेट पीएससी में नहीं हुआ तो अलग से एसीएफ निकाल दिया, वो अलग से व्यापम निकाल दिया, वो इस तरीके से हो रहा है, जो कि हमारे यहाँ हुए थे।
दीपक पटेल जी आए थे ना आपके सबके बीच में, आईआईटी गुवाहाटी से आईआईटी किए हुए हैं, 90-93% वाले स्टूडेंट हैं, फिर आईआईटी से पढ़े हुए हैं, फिर यूपीएससी तैयारी किए उसमें थोड़ा थोड़ा चुके, स्टेट पीएससी दिए उसमें थोड़ा थोड़ा चुके, अब देखिए एसीएफ निकाल दिए, पहले आईटीआई प्रिंसिपल निकाले, आईटीआई प्रिंसिपल के बाद हुए किसमें चले गए, एसीएफ में चले गए। तो इसलिए कंपटीशन आपका उनसे है, उन सबसे है। इसलिए अपना आपको कभी भी एक सब स्टूडेंट को सलाह देना चाहूँगा, इंडियन जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। इंडियन जीएस के बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो पोर्शन है जो बाकी भीड़ से आपको अलग करेगा। कि कभी भी बाकी जितने भीड़ 80% भीड़ केवल सीजीजीएस के पीछे पागल है, इसका डाटा मुझे याद रहना चाहिए सर, एकदम कंठस्थ कर दूंगा कर दूंगी, इसी में पागल है। आप छोड़ दो उन पागलों का साथ, आप इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग करो और इसको भैया इंटरेस्ट से पढ़ो कि अपने राज्य के बारे में जान रहे हो। ये माइंडसेट का गेम है पूरा। अगर आपको डाटा पढ़ रहा हूँ रट रहा हूँ सोचोगे तो बर्डन है, सोचो मैं जान रहा हूँ अपने राज्य के बारे में, तो माइंडसेट से सीजी स्टेट जीएस बहुत आसानी से खत्म हो जाता है ना। मगर इंडियन जीएस आपको कंठस्थ करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। इसमें खत्म करोगे तो कंपटीशन में आओगे, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्ट होगे, ये दोनों याद रखना। इसको खत्म करना जरूरी है कंपटीशन में आने के लिए, नौकरी नहीं मिलेगा। इसको खत्म ही नहीं किया तो नौकरी कंपटीशन में ही नहीं हो आप, इसको खत्म किया तो कंपटीशन में आ गए, इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो सिलेक्शन होगा। ये दो अलग लेवल, पहला लेवल है दूसरा लेवल है, इसलिए दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। तो इंडियन जीएस टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए भरपूर पर्याप्त मात्रा है, स्टैंडर्ड पुस्तक है, स्टैंडर्ड बेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भरमार, इसलिए इसका टेंशन है ही नहीं। इसलिए टेंशन किसका होता है, इसका, इसलिए बच्चे इसका डरते हैं, इसलिए डर भी इसी का बनाया जाता है, व्यापार भी इसी किया जाता है, डराया भी इसी को लेकर के जाता है। समझा रहा है बात ना। हाँ, मगर आप उस जाल में नहीं फंसना, आप दोनों लेकर के चलना है पैरेलली। इंडियन जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू कर दो, उसके साथ इसको लेकर के चलो, अलग अलग छोड़ने से काम नहीं चलेगा। दोनों का सत्यता यही है। जो कभी मत सोचना कि मैं व्यापम वाला हूँ पीएससी, जो ये सोच से पढ़ रहे हो आप लोग, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब कोई व्यापम पीएससी का अंतर नहीं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। पीएससी का प्री और व्यापम का वनडे एग्जाम एक लेवल पे है। इस भ्रम मत रहना कि हम व्यापम वाले हमको उतना मेहनत नहीं करना, ये माइंड से छोड़ देना। जबकि ये माइंड सेट बनाया गया छत्तीसगढ़ के हर एक बच्चे के माइंड में है ये कि मैं व्यापम वाला, मेरे को इतना क्या पढ़ना है। वो पढ़ेगा 5 साल तक, उसके बाद समझ में आएगा कि यार पीएससी इतना नॉलेज हुआ तब जाके मैं कर रहा हूँ। तो पीएससी का वनडे एग्जाम जो प्री है और व्यापम का वनडे एग्जाम, ये दोनों एक लेवल की चीज़ें हैं, दोनों से किसी में सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए दोनों के लिए भैया एक बराबर मेहनत लगेगा। आपको भी पीएससी प्री लेवल का पढ़ना पड़ेगा, मेंस नहीं पढ़ क्योंकि आपको लिखना नहीं है, मगर प्री तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट में बताया क्या कि भाई आपको एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होगा, जितना कॉन्सेप्ट समझ लिए तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन 7-8 आता है या 10 बार आता है। पूरा 80 क्वेश्चन किस पे होते हैं, फैक्ट बेस्ड, आंसर बेस्ड, तो कंठस्थ होने चाहिए। इसलिए मैंने मेमोरी पावर पे काम करना चालू करो, इस रटने वाले पर काम, और रटने का या याद करने का एक फिक्स पैटर्न बनाओ कि आप किस पैटर्न से इमेजनरी अपने पावर का यूज़ करते हैं, कि आप सीक्वेंस मेमोरी का यूज़ कर। जैसे जो टेबल याद करवाया कैसे आसानी से याद हुआ, क्योंकि मैं आपके दिमाग का सीक्वेंस मेमोरी यूज़ किया। सुनाया बात ना, जब आपको मोरनी वाला कहानी सुनाया, सूर्य मोरनी की रोशनी, तो इमेजनरी माइंड का मैं यूज़ किया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मेरे को किस टाइप की चीज़ के लिए किस माइंड का यूज़ करना है। तो क्योंकि आप जिस तरीके से क्वेश्चन में आंसर छुपाएंगे उसी तरीके से उसको निकालने आना चाहिए। हम छुपा देते थे क्वेश्चन में आंसर, एग्जाम में आंसर निकाले कैसे छुपाए ये नहीं पता रहता। तो हमें सब पता होना चाहिए मैं शब्दों से छुपा, जैसे मेरा फिक्स पैटर्न है, मैं शब्दों में छुपाता हूँ, स से 7, स से सी का सार, टेंशन नहीं रहता। हाँ नहीं याद आ रहा है कुछ, शब्द तो है सामने, शब्द 7 दिख रहा है, स से 7, स सी का सार, तो 7 मेगावाट सी का सार में ही होगा। इस तरीके से मैं शब्द छुपाता हूँ। तो आप भी क्वेश्चन में आंसर छुपाइए, क्योंकि दिमाग में कम शब्द रहेगा, कम शब्द, दिमाग हल्का रहेगा, दिमाग हल्का रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी के साथ आप काम कर पाएंगे। सुनना की बातें तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो तो बात ध्यान रखना, दोनों हिस्से को भैया प्रॉपर पढ़ करके चलना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद। आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, भेज दो बच्चों को।